इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम और आप लोग आज एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है कास्ट ऑफ कैपिटल। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बिजनेस फाइनेंस सिलेबस में दूसरा टॉपिक है। रियली ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी से पहले है और एक साथ लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन चूंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पॉर्टेंस बहुत अधिक है इसलिए उसको मैंने पहले पढ़ाना ज़्यादा मुनासिब समझा। और आप लोगों को याद होगा कि हम लोग अपने पहले लेक्चर में ही इस बात पर फोकस्ड थे कि बिजनेस फाइनेंस मूलतः तीन बातों पर निर्भर है या उसकी सारी चर्चा पूरी पृष्ठभूमि इन्हीं तीन बातों के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। उसमें पहला पॉइंट ये है क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। इट मीन्स व्हाट शुड बी ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ कैपिटल दैट वुड बी इम्प्लॉयड इन योर बिजनेस, दैट शुड बी इम्प्लॉयड इन योर बिजनेस। इसका आप पता लगाइए कि आपके बिजनेस में कितने रुपए विनियोजित किए जाने चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट यह है कि इसका डिटर्मिनेशन होने के बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में ओनर्स कैपिटल वर्सेस डेब्ट कैपिटल की क्वांटिटी क्या होगी। और यह भी डिटरमाइन होने के बाद हम लोग यह भी देखेंगे कि ये सारी कैपिटल जो हमारे द्वारा कलेक्ट की गई टू ऑपरेट द बिजनेस प्रॉपरली, उसकी कास्ट क्या है। तो इसलिए आज हम लोगों का डिस्कशन इसी बात पर केंद्रित है कि जो भी कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया हुआ है उसकी कास्ट क्या है। इट मीन्स कास्ट ऑफ कैपिटल। तो आइए आप भी अपने कॉपी में नोट करिए आज का टॉपिक जिसे हम कहते हैं कास्ट ऑफ कैपिटल। कास्ट ऑफ कैपिटल। वैसे तो आप लोग कैपिटल की डिफिनीशन को इकोनॉमिक्स में पढ़े थे। कैपिटल को क्या मान के इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे कि रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन का साधन है। और उसमें भी आपने पढ़ा था कि यह पैसिव रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक्टिव पैसिव रिसोर्स होते हैं ना, जैसे लेबर एक्टिव रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन कैपिटल पैसिव है। जब कोई ह्यूमन बीइंग उस कैपिटल के साथ अपना माइंड और फिजिकल दोनों तरह से इन्वॉल्व होगा तभी कोई कैपिटल प्रोडक्शन को जनरेट कर सकती है। पड़ी हुई कैपिटल, घर में रखा हुआ फंड स्वयं से कुछ जनरेट नहीं कर सकता। ऐसा आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ था, मैंने ही आपको पढ़ाया था, मुझे याद है। उधर हम नहीं जाना चाहते आज, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको याद तो होना चाहिए कि कैपिटल प्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अर्थात बिना कैपिटल के आप प्रोडक्शन के बारे में विचार भी नहीं कर सकते।
तो वही ये कह रहे हैं कि जो कैपिटल आपने कलेक्ट किया है, मैनेज किया है फॉर द बिजनेस, उसकी कास्ट क्या है। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि किसी भी बिजनेस में जिस कैपिटल को हम मैनेज करते हैं वो कौन कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसको हमें जानना चाहिए, उसका नेचर क्या है। देखिए, दो तरह का कैपिटल बिजनेस में होता है। एक होता है वह कैपिटल जिसके सहारे हम बिजनेस को प्रारंभ करते हैं, टू स्टार्ट द बिजनेस, और एक वो भी है वर्किंग कैपिटल। जब बिजनेस शुरू हो जाता है तो उसी बिजनेस पीरियड के दौरान उसकी व्यवस्था स्वतः होती रहती है। तो इसका मतलब एक है परमानेंट कैपिटल और एक है टेम्पोररी। परमानेंट बिजनेस शुरू होने से पहले ही उसकी आवश्यकता पड़ती है, और जो टेम्पोररी है जब बिजनेस शुरू हो जाता है तो वो सब ऑटोमेटिक बिजनेस में जनरेट हो जाते हैं। अब आप जरा सोचिए कि अगर हम कैपिटल के सोर्स की चर्चा करें कि ये कैपिटल के सोर्स क्या है, सोर्सेस लिखते चले आप लोग थोड़ा थोड़ा। सोर्सेस में ओनर्स की कैपिटल है, ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल में अब आप देखें अगर तो इक्विटी शेयर कैपिटल, आप सबको मालूम है कि कंपनियां हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग जिस रेफरेंस में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं उसका कॉन्टेक्स्ट कंपनी ही है। वी आर डिस्कसिंग हियर इन द सेंस ऑफ कंपनी कॉन्टेक्स्ट। तो एक कंपनी के रेफरेंस में अगर हम लोग सोचें तो ये कहेंगे कि एक कंपनी के लिए जो फंड का सबसे स्ट्रांग और इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। उसमें भी दो है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसलिए मैंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बीच में यहां देखिए मैंने जगह छोड़ा है, आप भी छोड़ रखे, एक शब्द और है, उससे भी कंपनियों को कैपिटल की भरपाई कुछ न कुछ होती है, जिसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। हालांकि रिटेन्ड अर्निंग्स को अभी हम चर्चा में न रखें तो भी बेहतर होगा, क्योंकि कंपनी को स्टार्ट करने की तारीख पर रिटेन्ड अर्निंग आपके पास कहां से रहेगी। ये तो रिटेन्ड अर्निंग उस समय का स्रोत है जब कोई कंपनी ढंग से मार्केट में काम करने लगती है, अच्छा लाभ कमाने लगती है, तो उसके डायरेक्टर्स इस डिसीजन पर जाते हैं कि प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डरों में बांट दे और उसका एक ठीक ठाक पोर्शन रोक लिया जाए। उसको बिजनेस में रोक के रखेंगे तो बिजनेस की इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी ठीक होगी, पोजीशन ठीक होगी, और हमें फर्दर शेयर कैपिटल इशू करके फंड कलेक्ट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इसी से पूरा हो जाएगा। तो लिखने को तो हम लिख सकते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग भी फंड का एक सोर्स है, परंतु आप माइंड में बनाए रखें कि ये सोर्स तभी काम आएगा, बोलिए,
जैसे आपके जीवन में आप तो नौकरी में है ही हैं, ठीक ठाक ढंग से आप स्टेब्लिश है, लेकिन अब आप ये सोचें कि आपका लड़का भी आपके साथ ही कमाना शुरू कर दे और आप फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो जाएं, तो ये संभव है? ये घटना तो कुछ दिन वर्षों के बाद ही घटित तो होगी। 20-25 बरस 30 बरस लग जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ योर मैरिज। सब कुछ ढंग से हुआ तब फिर आपका लड़का नौकरी में आएगा, तब तक फिर आपके भी रिटायर होने की तारीख नजदीक आ जाएगी, राइट? तो इसलिए आप इस मैटर को यहां लिख सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। मैंने यहां लिख तो जरूर दिया, लेकिन ये स्रोत उस समय ही जनरेट हो पाएगा जब आप ढंग से बिजनेस करने लगेगी, अर्थात जब आप प्रॉफिट में कभी होंगे। इसके पहले इसका कोई औचित्य नहीं है। और आप सोचिए कि अगर इक्विटी शेयर इशू करके रुपया मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर इशू करके रुपया मिल रहा है, तो इसी तरह से डिवेंचर ऑब्लिक बॉन्ड, इनको भी इशू करके रुपए इकट्ठा हो जाते हैं, या आप लोगों को मालूम है। ऑब्लिक और लिख दें बैंक लोन। बैंक लोन मतलब कहीं से भी आपको अगर लोन मिल जाए तो उस लोन के सहारे आप फंड अच्छा खासा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चारों कैसे स्रोत हैं? चार में से मूलतः 3, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये सब काम आते हैं शुरुआत में ही। ये थोड़े दिनों की बाद की व्यवस्था है, और इससे पहले तो बल्कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, बोलिए, इनके सहारे भी कुछ आपका काम हो लेता है। उनको हम यहां थोड़ा आगे रख रहे हैं। क्रेडिटर्स ऑब्लिक बिल्स पेबल ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग, These are the temporary sources of funds. इनको सोर्स न बोलें, ये सब ऐसे आते जाते रहते हैं। हाँ, लेकिन आपकी मदद, फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। तो इसका मतलब लबोलबाब यही सारे हमारे सोर्सेस हैं फंड के लिए। तो अब हम लोग यह आज का डिस्कशन करना चाहते हैं। आज का डिस्कशन इस संदर्भ में है कि एक कंपनी के लिए इनकी कास्ट क्या समझी जाए। सीधे तौर पर, मोटे तौर पर, अगर आप माइक्रो एनालिसिस न करें, थोड़ा मोटा मोटा विश्लेषण करें, तो आपको तो दिमाग में यही आना चाहिए कि इक्विटी शेयर इशू करके आपने कैपिटल कलेक्ट किया, तो इस एक एक शेयर के बदले इसके होल्डर को, स्वामी को या स्वामियों को कंपनी जो कुछ भी वर्ष के अंत में देती है, दैट शुड बी कास्ट ऑफ कैपिटल। उसी को कास्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। बोलिए, इसका मतलब सीधा है। आप ही लोग, हमसे पढ़ते हैं, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास और ड्यूरिंग द क्लास जो भी आप पेमेंट हमें करते हैं पर मंथ, पर ईयर, पर सेमेस्टर, यही तो इस पढ़ाई की आपके लिए कास्ट है, मेरे लिए रेवेन्यू है। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी गुड्स या सर्विस को अवेल करने के बाद उसके बदले में जो कुछ आप पेमेंट करते हैं, दैट शुड बी कास्ट ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज। ठीक इसी तरह एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इस तरह का प्रश्न पैदा होता है। इन लोगों से रुपए कलेक्ट करने के बाद इन ही लोगों को कंपनियां
जो कुछ वर्षांत पेमेंट करती हैं वर्ष के अंत में, वही कंपनियों के लिए इन कैपिटलों की कास्ट है। राइट है, सीधा अर्थ तो यही है कि कुछ और है का सर, सीधा सीधा तो अर्थ यही है। लेकिन जब हम लोग चैप्टर में घुस के थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करेंगे, पढ़े लिखे के तौर पर ज्यादा सोचेंगे, तो देखेंगे कि बातें थोड़ी सी और हल्की सी बारीक हो जाएंगी। राइट, आप देखिए, समझिए बात को। तो प्रश्न क्या पैदा हुआ? ओनर्स कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस आ गए, और डेब्ट कैपिटल में कौन आ गए? डिवेंचर और बॉन्ड्स। ये सब डेब्ट कैपिटल है या बैंक लोन। अब प्रश्न यह पैदा हुआ, आप सोचिए कि अगर मैं इनकी कास्टिंग आपको पढ़ाना चाहता हूं कि इनकी कास्ट क्या होगी, तो सबसे पहले पढ़ने की प्रक्रिया अगर यहां से शुरू हो तो ज्यादा बेहतर होगा, तो आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आप, अगर मैं यहां से पढ़ाना शुरू करूं, एक प्रॉब्लम शुरुआत में ही आ जाएगी, और वो क्या है? आप सुने होंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनियां उन वर्षों में कुछ भी देने को बाध्य नहीं होती हैं जब वो लॉस में होती है, जीरो प्रॉफिट में होती है। तो इसका मतलब है कि मान लो सपोज दैट डीसीएम लिमिटेड है कि नहीं, अगर फर्स्ट ईयर में नो प्रॉफिट नो लॉस में है, तो क्या डीसीएम लिमिटेड के शेयर होल्डर फर्स्ट ईयर में कंपनी से कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे? आपका जवाब होगा कि नो। और मैं कह रहा हूं कि कास्ट वही है जो कंपनी पेमेंट करे, तो इसका मतलब क्या हमें कहने लगे कि कंपनी ने तो इस साल इक्विटी शेयर होल्डरों को कुछ भी पेमेंट नहीं किया, इट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर की कास्ट कुछ भी होती ही नहीं? क्या ऐसा बोल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते, बल्कि इस पर एक प्रश्न भी कभी कभार आता है कि डज इक्विटी शेयर कैपिटल हैज नो एनी कास्ट? क्या इसकी कोई कास्ट होती ही नहीं? ऐसा प्रश्न क्यों आता है कि आप बार बार उस पर फोकस करें कि नहीं उसकी कास्ट होती है, उस पर आप तर्क दें कि उसकी कास्ट होती है तो मजबूरी है कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है इसलिए कुछ दे नहीं पा रही है, लेकिन जब कभी बहुत प्रॉफिट में होगी तो सर्वस्व ही तो उठा के दे देगी। बोलिए, जो कुछ और लोगों को पेमेंट करने के बाद बचेगा वो सब दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब इक्विटियों के सामने रिस्क है, कभी कभार किन्हीं वर्षों में उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, किन्हीं वर्षों में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वही स्लोगन काम आएगा, कभी घनी घना और कभी मुट्ठी भर चना। ये ना सोचो कि इनको मुट्ठी भर चना दिया गया तो इनकी कास्ट मुट्ठी भर चना ही है, इनकी कास्ट कभी घनी घना भी है। तो इसलिए यहां से इस प्रश्न को शुरू करना थोड़ा सा समझाना टफ होगा। अगर यहां से समझाना हम शुरू करेंगे तो आप इनको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समझना शुरू कर देंगे। तो आइए, जो सोर्सेस ऑफ कैपिटल है उसमें हम ओनर्स कैपिटल पर फोकस शुरू में ना करके डेब्ट कैपिटल से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। राइट है, तो अपनी कॉपी में आप लिखिए कास्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। यहां मैंने लिखा कास्ट ऑफ डेब्ट्स कैपिटल, कास्ट ऑफ डेब्ट्स कैपिटल। इसका मतलब हम लोग पहले
जो हमने लोन ले रखा है, डिवेंचर इशू किया है कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, बॉन्ड जारी किया है कि मैं आपको ब्याज इंटरेस्ट दूंगा, उनके बारे में सोचें। आप बल्कि कहेंगे भी कि सर इसमें समझाने की क्या जरूरत है, ये बात तो हम लोग इंटरमीडिएट में अर्थात 12th में ही पढ़ लिए थे कि डिवेंचर के मुख पर लिखा होता है 10%, 12%, 8% डिवेंचर। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि अगर डीसीएम लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए और उनके मुख पर लिखा है 10%, तो जाहिर सी बात है कि डिवेंचर होल्डर को 10% इंटरेस्ट दिए जाएंगे, ये कंपनी का वादा है। तो जब ये बात ऑलरेडी क्लियर है कि 10% दिए जाएंगे, तो इट इज आल्सो क्लियर कि 10% इज द कास्ट ऑफ कैपिटल। फिर सर इसको पढ़ाने की, डिटर्मिनेशन करने की क्या जरूरत है? हेडिंग डाले आप बैठे हुए हैं कि मैं डेब्ट कैपिटल की कास्टिंग सिखाने जा रहा हूं। कहा यार यही तो पढ़ाना ही है, ये तो मोटा मोटा माइक्रो अप्रोच है कि जो आप देख रहे हैं कि जो इस डेब्ट की कास्ट है वो 10% है। रियली यह ऐसा ही नहीं है कि कंपनी जो डिवेंचर इशू किया है उसके सामने अगर 10% लिखा है तो रियली उसकी कास्ट 10% है। अगर आप थोड़ा सा बीइंग ए क्रिटिकल स्टूडेंट इसको माइक्रो अप्रोच में एनालिसिस करेंगे तो कुछ और भी पढ़ने सुनने को आपको मिलेगा, जिसके लिए आप बैठे हैं, राइट। तो अब आप जानते हैं कि ये डिवेंचर 2 तरह के मोटे मोटे होते तो कई तरह के हैं, लेकिन जिस संदर्भ में आज हम लोग बात करने आए हैं उसमें तरह 2 ही है कि नहीं? एक रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल। याद आ रहा होगा आप लोगों को। अब अगर आप थोड़ा सा लंबा सोचिए तो आप ये बोलेंगे कि सर ऐसा तो कोई डिवेंचर होता ही नहीं कि जो रिडीमेबल ना हो। अरे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आजकल से मतलब 10, 20, 50 वर्ष बाद आखिरकार एक दिन तो आएगा जब उस डिवेंचर का होल्डर या कंपनी स्वयं एक दूसरे के सामने पेशकश कर ही देगी कि हमको पेमेंट कर देते, रिडीम कर देते तो हमारे मुक्ति यहां से मिल जाती। न फर्स्ट पर्सन कहेगा तो उसका सक्सेसर ही बोल देगा, न फर्स्ट डायरेक्टर कहेगा तो दूसरा बोल देगा। माने एक दिन आएंगे जब सारे के सारे डिवेंचर रिडीम हो ही जाते होंगे। तो कहने को हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा तो संभव ही नहीं है कोई रिडीम ना होता हो, सारे डिवेंचर रिडीमेबल हैं। लेकिन प्राइमा फेसाई जब ये बात होती है तो उसमें बात लिखी होती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवेंचर, वन इज रिडीमेबल, सेकेंड इज इरिडीमेबल। क्लियर है? और भी आप उसमें तमाम पढ़े थे, उधर हम जाना नहीं चाहते, जो हमारा यहाँ विषय है उसी पर केंद्रित है। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि यदि हम लोग इस तरह की चर्चा में हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल, तो इसका मतलब है कि हमें एक क्वेश्चन ऐसा लेना होगा जिसमें दोनों तरह से कास्टिंग की जाए। एक बार यह मानते हुए कि डिवेंचर इरिडीमेबल है, बोलिए, yes. और एक बार यह मानते हुए कि वह रिडीमेबल है। रिडीमेबल में ज्यादातर होता क्या है, जब आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो आप लिख रहे हैं कि ये डिवेंचर आज इशू हो रहा है, आज से 10 वर्ष बाद ये रिडीम कर दिया जाएगा। अर्थात इसके होल्डर को कंपनी डिवेंचर अगर 1 लाख रुपए का है तो सामान्यतया 1 लाख रुपए से ज्यादा रुपए देकर नमस्कार कर लेगी, राइट। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ
मनी है पेड टू डिवेंचर होल्डर बाय द कंपनी आफ्टर 10 ईयर दैट विल बी नोन एज प्रीमियम बोनस, ऐसा कर सकते हैं। और आप बोलेंगे सर जो इंटरेस्ट हर साल दे रहा है कहा वो तो उसकी कास्ट है, राइट है, वो तो देना ही था। तो इसका मतलब एक डिवेंचर होल्डर को प्रत्येक वर्ष इंटरेस्ट दिए जाएंगे, आइदर योर बिजनेस इन प्रॉफिट आर लॉस, ये तो देना ही देना है। और जब कभी ये रिडीम होंगे आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर्स 5 ईयर्स तो कुछ रुपए बढ़ा के दिए जाते हैं। देने को तो कम पे ही रिडम्पशन होता है, डिस्काउंट पर रिडम्पशन होता है, एट पार होता है, एट प्रीमियम होता है, लेकिन इन जनरल ये माना जाता है, इसी उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट होता है कि आपको कुछ एक्सेस मनी के साथ रिटर्न किया जाएगा, राइट। तो आइए हम लोग बात करेंगे दोनों तरह के डिवेंचरों की, जो रिडीमेबल है, जो रिडीमेबल नहीं है। यहाँ कवर कर रहा है हमारा बोर्ड। तो एक यहां मैंने लिखा कास्ट ऑफ कैपिटल को के डी लिख दिया गया। अब आप कहेंगे सी क्यों नहीं लिखा गया, कि आप जानते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश में कास्ट को के से लिखा जाता है, शेष दुनिया वाले उसको सी से लिखते हैं, इंक्लूडिंग योर नेशन आल्सो, आपका देश भी, हम लोग भी सी ही लिखते हैं। लेकिन अब इसका मतलब लगता है कि जिसने इस सिद्धांत को डिराइव किया सर्टेनली दैट वाज अमेरिकन पर्सन, है कि नहीं। तो इसलिए वो सालोमन इजरा हूं, है कि नहीं, और चाहे एम जे गार्डन हो, सारे लोग की को ही यूज में लाए हैं। अच्छा, तो अब कास्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या शब्द आपने यूज किया, की। तो कास्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू क्या लिखा फार्मूला, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, ब्रैकेट बंद कर दिया। हालांकि यहाँ इंटू लिखने की जरूरत है नहीं, अरे जब ब्रैकेट लगा है तो आप तो लोग होशियार लोग हैं, जानते ही हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए। और यहाँ मैंने लिखा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, और यहां इंटू है, आप जानते हैं साइन छिपा हुआ है, 1 माइनस टैक्स रेट, राइट है, अपॉन एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगर इसी चीज को बिजनेस फाइनेंस के संकेतांकों के रूप में लिखा जाए, जो उसके इंडिकेटर्स हैं, तो वहां ये बड़े संक्षिप्त में लिखा जाता है आई ब्रैकेट में 1 माइनस टी और अपान बी छोटा सा ओ। बी माने यहां बांड है, माने डिवेंचर, और ओ का मतलब हुआ 0 ईयर। 0 ईयर माने पहले वर्ष। 0 ईयर का मतलब हुआ कि ऑन द डेट ऑफ डिवेंचर, जब इशू हुआ था ना, तो वो कितने रुपए का था, राइट। अब आप चाहे कास्ट एक डिवेंचर से निकाल लें, चाहे हजारों रुपए के डिवेंचर से कास्ट निकालें। भाई अगर एक डिवेंचर 10 रुपए का है और आप उसको इशू करके, आप माने कंपनी 10 रुपए एग्जैक्टली प्राप्त किए थे, तो यहां कितना लिख देंगे, 10 रुपए।
और उस 10 रुपए के डिवेंचर के बदले आपने डिवेंचर होल्डर को अर्थात कंपनी ने डिवेंचर होल्डर को 6 रुपए दिए, तो यहां कितना लिख देंगे? 6 रुपए। गुणा किससे कर देंगे कि क्या उस कंपनी ने अपने या अपनी सरकार को टैक्स भी दिया था? तो 1 माइनस टैक्स का रेट। ये मैटर आपके अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं समझा देता हूं, इसको थोड़ा से आप समझ लें। क्यों समझ लें? क्योंकि मैंने आपसे भी कहा था कि जब आप मोटी मोटा सोचेंगे तो क्या सोचेंगे कि एक डिवेंचर 10 रुपए का है और कंपनी ने डिवेंचर इशू करके एक डिवेंचर से 10 रुपए पा लिया है और उस डिवेंचर के मुख पर लिखा है 8%, तो इसका मतलब कंपनी उन्हें 10 रुपए के बदले वर्ष के अंत में 8 रुपए देगी। बोलिए, ब्याज के रूप में। आप कहेंगे सर बहुत दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? लीजिए, क्यों लगता है कि इसको मैं 100 रुपए का कर दिया? एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। और कंपनी ने वर्ष के अंत में इस डिवेंचर होल्डर को कितना इंटरेस्ट दिया? 8%, माने 8 रुपए। बोलिए, तो आपने कहा सर 8 रुपए जब कंपनी ने दे दिया तो यही कास्ट है, तो फिर क्या आधे घंटे से घुमा फिरा रहे हैं? बोलिए कि यही कास्ट है। का यार यही कास्ट अगर होता तो फिर पढ़ाने की क्या जरूरत थी? कास्ट यही नहीं है। इसी बात को इतनी देर से कहा जा रहा है कि जो कुछ आप देख रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं। कहा तो जाता है दुनिया में कि एग्रीकल्चर इनकम टोटली टैक्स फ्री है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो कहानी बदलने लगेगी, है कि नहीं? लेकिन देखेंगे तो लगेगा ऐसा ही है कि नहीं? तो वही कहानी आप समझ लें कि महात्मा जी को देखा आपने कि पहने हुए हैं बिल्कुल महात्मा की तरह, अंदर गए तो महात्मा जी कुछ गैर महात्मा लगने लगी। ठीक वही कहानी यहां है। आइए, अब प्रश्न पैदा होता है कि ये है क्या चीज, क्या आप समझाना चाहते हैं? कि इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देखना होगा। देखिए, आप जरा मजेदार बात देखिए। मैं इन चीजों को अब यहां से आप लोग इसको लिख लिए हैं? हाँ, लिखते रहा करें। डिलीट कर दे रहा हूं ये मानते हुए कि बात समझ गए। आप ये देखिए, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। इन कंपनियों ने 100 रुपए की इनकम जनरेट की। छोटा एग्जांपल समझने के लिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट?